हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 6 सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। तो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, तो कंपैरिजन करनी है। किसके बीच में? तो प्रोग्रेसिव वेव्स और स्टेशनरी वेव्स के बीच में हमें क्या करनी है? कंपैरिजन करनी है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है हमारा पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? इन अ प्रोग्रेसिव वेव the distance must travel from one region to other with definite velocity। यानी क्या हो रहा है, जब कोई पार्टिकल एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहा है तो वो कैसा जा रहा है? वो डेफिनेट वेलोसिटी से जा रहा है। कहां पर? प्रोग्रेसिव वेव में। और स्टेशनरी वेव्स में क्या हो रहा है? तो स्टेशनरी वेव्स में उसकी वेलोसिटी जो होती है वो जीरो होती है। यहां पर आपको नीचे दिख रहा है, एक जगह पे हमने क्या लिखा है? प्रोग्रेसिव वेव, और दूसरी जगह पे है स्टेशनरी वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव में दो वेव्स होती है, हमें पता है। एक होती है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो यहां पर देखो बच्चों किस तरह से होता है। तो ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल कैसे जाएगा? ऊपर नीचे जाएगा, वो एक डेफिनेट वेलोसिटी से जाएगा। और प्रोग्रेसिव में पार्टिकल इधर इधर जाएगा, तो उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी? डेफिनेट रहेगी। और स्टेशनरी वेव्स में क्या होता है? तो स्टेशनरी वेव्स में एक बार पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में आ गया, उड़ गया ऊपर में, तो वो हमेशा अपनी पोजीशन कायम रखेगा जब तक कि वो एक्साइटेड स्टेट में है। तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो। ये है बच्चों हमारा पहला पॉइंट, याद रहेगा। सेकंड पॉइंट की तरफ चले तो चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इन अ प्रोग्रेसिव वेव एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर सेम। तो प्रोग्रेसिव वेव में बच्चों जो एम्पलीट्यूड होता है हर पार्टिकल का वो कैसा होता है? सेम होता है। और स्टेशनरी वेव में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे यहां पर प्रोग्रेसिव वेव दिखाई दी है, तो यहां पर देख लेते हैं आप। यहां पर देखिए बच्चों, तो इनका एम्पलीट्यूड कैसा है बच्चों? तो इनका एम्पलीट्यूड सेम है। हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है। और स्टेशनरी वेव्स में आपको 5 अलग अलग पार्टिकल दिख रहे हैं, हर एक का एम्पलीट्यूड अलग अलग है। ये है बच्चों हमारा सेकंड पॉइंट। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है? तो आइए वो भी देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इन अ प्रोग्रेसिव वेव ऑल पार्टिकल डज नॉट क्रॉस देयर मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली। यानी प्रोग्रेसिव वेव में जो पॉइंट्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन को साइमल्टेनियसली क्रॉस नहीं करते हैं। पहले एक जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, फिर चौथा जाएगा, फिर पांचवा जाएगा। ऐसे वो अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं। लेकिन स्टेशनरी वेव्स में क्या होता है? सभी एक साथ उठते हैं और सभी एक साथ बैठते हैं। तो स्टेशनरी वेव्स में क्या होता है बच्चों? तो स्टेशनरी वेव्स में हर पार्टिकल जो मीन पोजीशन है वो मीन पोजीशन को साइमल्टेनियसली क्रॉस करता है। आइए डायग्राम में देखते हैं। यहां पर समझ में आ गया। चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर। तो चौथा पॉइंट क्या कहता है? तो चौथा पॉइंट ये है बच्चों, अ प्रोग्रेसिव वेव फेजेस ऑफ एडजेसेंट पार्टिकल आर डिफरेंट। प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है? जो फेज होता है वो अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग होता है। यानी मान लीजिए पहले का अगर फेज है φ1, दूसरे का रहेगा φ2, तीसरे का रहेगा φ3, चौथे का φ4, ऐसे अलग अलग रहता है। लेकिन स्टेशनरी वेव्स में क्या होता है? ऑल पार्टिकल बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नोड्स। यानी मान लीजिए ये एक नोड है, दूसरा नोड है, ठीक है। तो नोड्स क्या होता है? नोड्स हमेशा सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो अपोजिट डायरेक्शन के नोड्स होते हैं उनमें 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। अब यहां पर प्रोग्रेसिव वेव तो आपको समझ में आ गए। हम यहां पर थोड़ा सा स्टेशनरी वेव्स को देख लेते हैं। तो स्टेशनरी वेव्स में इस तरह से होता है। देखिए आपको नोड्स और एंटी नोड्स दिख रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है? दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना दिख रहा है? तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस दिख रहा है 180 डिग्री का। ये है बच्चों हमारा चौथा पॉइंट। अब चलता है बच्चों पांचवें पॉइंट की तरफ। प्रोग्रेसिव वेव्स में क्या होता है? हर पार्टिकल मूव करता है। लेकिन स्टेशनरी वेव्स में आपको जो येलो येलो पार्टिकल दिखे हैं वो हमेशा रेस्ट में रहेगा। उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स। तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर आपको नोड्स और एंटी नोड दिख रहे हैं। तो जो पॉइंट नोड पे है येलो येलो कलर के, वो हमेशा आपको स्टेशनरी दिखने वाले हैं, हमेशा आपको रेस्ट दिखने वाले हैं। ठीक, ये था पांचवा पॉइंट। अब लास्ट छठवां पॉइंट है, वो है एनर्जी का। तो क्या कहता है? प्रोग्रेसिव में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी ट्रांसफर होती है एक रीजन से दूसरे रीजन में। लेकिन स्टेशनरी वेव्स में एनर्जी का कोई ट्रांसफर नहीं होता। पार्टिकल एक बार एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो वह वहीं पर रहता है, वहां से कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है। ये है बच्चों हमारा छठवां पॉइंट। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो देखना है हमें फ्री और फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है। तो यहां पर क्या लिया है बच्चों? यहां पर हमने लिया है एक पेंडुलम। उस पेंडुलम को हमने किसी रिजिड सपोर्ट के ऊपर बांध के रखा है। अब हम क्या करते हैं? उस पेंडुलम को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और छोड़ देते हैं। क्या करेगा?
वो पेंडुलम इस तरह से ऐसे घूमेगा, यहां से जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब वो जो पेंडुलम घूमेगा, अब उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं रहे हैं, तो जिसके कारण जब वो घूमेगा तो वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ घूमेगा। और ऐसे वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे वाइब्रेशन को कहते हैं हाँ फ्री वाइब्रेशन। आइए देख लेते हैं। जैसे यहां पर ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम क्या कर रहा है? ये पेंडुलम फ्री वाइब्रेशन कर रहा है। और कैसे घूम रहा है? तो ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है। आई बात समझ में? ओके, अब देखते हैं फोर्स वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन का बच्चों एग्जांपल है ड्रिल मशीन है, वॉशिंग मशीन है, या किसी आप बच्चों को अगर झूला झूलाते हो तो आप क्या करते हो? पीछे से धक्का देते हो। तो ये भी क्या हो गया? ये भी एक तरह का फोर्स वाइब्रेशन हो गया। अब यहां पर देखना है बच्चों, फोर्स वाइब्रेशन में क्या करते हैं? हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसको एक एक्सटर्नल फोर्स लगा लेंगे, जिसके कारण क्या होता है? उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है और वो बाइंड हो जाता है। जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसी के साथ घूमने के लिए वो बाइंड हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम कहते हैं फोर्स वाइब्रेशन। समझ में आ गया? इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए पार्टिकल घूम रहा है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है। अचानक क्या करेंगे? अचानक हम उसके जोर से हाथ मारेंगे। तो जैसे हम यहां पर हाथ मारते हैं, क्या हो गया? वो एक पूरा चक्कर काट लेता है, यानी उसका जो वाइब्रेशन हो गया वो कैसा हो गया? तो वो हो गया फोर्स वाइब्रेशन। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। अब यहां पर देखो बच्चों, आपने दो चीजें तो देखी हैं। एक तो थी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और दूसरी थी ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कि एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई होने के कारण हो रही है। ठीक है, तो हमें कितनी फ्रीक्वेंसी मिल गई? हमें तो हमें यहां पर दो फ्रीक्वेंसी मिली थी। पहली थी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी वो मस्त अपने हिसाब से घूम रहा था, और दूसरी फ्रीक्वेंसी वो थी जो कि हमने जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई किया उसके कारण उसके पास जो फ्रीक्वेंसी आई उसी को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। अब डिपेंड करता है बच्चों इसके ऊपर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, मिनिमम हो, जीरो हो, जो भी हो, ये हम अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी हो, यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी हो, इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने कोई पार्टिकल ले लिया, ये पार्टिकल आपने ले लिया है, इस पार्टिकल इधर जाएगा। अगर ये पार्टिकल इधर जा रहा है और आपने इधर से फोर्स लगा लिया, तो क्या हो जाएगा? दोनों के अपोजिट फोर्सेस के कारण क्या हो जाएगा? इसका फ्रीक्वेंसी खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने वाला है। जैसे यहां पर देखिए, ये पार्टिकल इधर गया और हाथ इधर आया, जिसके कारण क्या होगा? इसकी जो है फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो इसका एम्पलीट्यूड ऑटोमेटिकली कम होने वाला है। ये है बच्चों केस 1। अब हम देखते हैं केस 2। केस 2 में क्या है? जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इधर गया, अब ये यहां से यहां पर जाएगा, तो जैसे ये यहां से यहां जाएगा, हम क्या करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स लगा लेंगे, और एक्सटर्नल फोर्स की और नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी जब दोनों मैच कर जाएंगे, तब हमें क्या मिलेगा? तब हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलने वाला है। ठीक, इस तरह से। तो इस टाइम पर हमें क्या मिलेगा? इस टाइम पर हमें जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो मैक्सिमम मिलने वाला है। तो आपको पता चल गया एम्पलीट्यूड डिक्रीज कब होता है और एम्पलीट्यूड इंक्रीज कब होता है, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता है। अब बच्चों देखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। इसको समझ लेते हैं, हार्मोनिक्स क्या होता है और ओवरटोन क्या होता है। यहां पर आपके सामने एक स्पीकर दिख रहा है। ये स्पीकर को हमने क्या किया है? इस स्पीकर को हमने एक रस्सी से बांध के रखा है, और उसका दूसरा छोर जो है वो हमने किसी रिजिड सपोर्ट पे बांध के रखा है। राइट, अब हम क्या करते हैं? हम इसको थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी दे देते हैं। 1 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज, 6 हर्ट्ज, 7 हर्ट्ज, ऐसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते जाते हैं। तो हमें क्या लगता है? पार्टिकल थोड़ा सा वाइब्रेट करने लगा, ये रस्सी थोड़ी सी वाइब्रेट करने लगी है। एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 11 हर्ट्ज, तब आपको एक वेव दिखती है। वो वेव कैसी है? स्टेशनरी वेव्स। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं हार्मोनिक्स। और जो पहली हार्मोनिक्स मोशन होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक्स। यानी ऐसी फ्रीक्वेंसी जहां पर हमको पहले स्टेशनरी वेव दिखती है, पहला हार्मोनिक्स दिखता है, ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। राइट, अब देखते हैं ओवरटोन क्या होता है। अब हमें देखना है फर्स्ट ओवरटोन क्या होता है। अब यहां पर बच्चों हम क्या करते हैं? ये फ्रीक्वेंसी को 11 हर्ट्ज से 12 हर्ट्ज ले जाते हैं। अब आपको स्टेशनरी वेव दिखना बंद हो जाती है। 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 19, 20, 21, 22। जैसे ही हम इसकी फ्रीक्वेंसी 22 हर्ट्ज ले जाएंगे,
आपको यहां पर दो हार्मोनिक्स दिखेंगे और दो हार्मोनिक्स के बीच में दिखेगा एक नोड। जो ये नोड दिख रहा है यही है बच्चों हमारा फर्स्ट ओवरटोन। क्या है? यही है हमारा फर्स्ट ओवरटोन, और जो दो हार्मोनिक्स बन रहे हैं उनको हम कहेंगे सेकंड हार्मोनिक्स। अब हमको देखना है सेकंड ओवरटोन क्या होता है और थर्ड हार्मोनिक्स क्या होता है एंड सो ऑन। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर क्या हो रही है, हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं 22 से 23, 24, 25, 26 ऐसे 33 हर्ट्ज तक हम पहुंच गए हैं। अब हमको क्या दिखेगा? अब हमको यहां पर दो ओवरटोन दिखेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे सेकंड ओवरटोन, और ये क्या बन गया, यहां पर बन गया थर्ड हार्मोनिक्स। और जैसे जैसे हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे हमको थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, फिफ्थ ओवरटोन ऐसे बढ़ते जाएंगे और हार्मोनिक्स भी बढ़ते जाएंगे। थर्ड हार्मोनिक्स, फोर्थ हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये था बच्चों कॉन्सेप्ट आपका हार्मोनिक्स और ओवरटोन का। तो ये आपके समझ में आया होगा ऐसी मैं आशा करता हूं, और आगे बढ़ लेता हूं। तो बच्चों जो टर्म है हार्मोनिक्स, वो आपने देखा होगा कि अभी जो पहले फ्रीक्वेंसी बनती थी, पहला हार्मोनिक्स बन रहा था, वो कहां पर बन रहा था? वो बन रहा था अभी 11 हर्ट्ज पे, दूसरा हार्मोनिक्स बना 22 हर्ट्ज पे, तीसरा हार्मोनिक्स बना 33 हर्ट्ज पे, ऐसे 44 हर्ट्ज पे, फिर 55 हर्ट्ज पे, फिर 66 हर्ट्ज पे ऐसे बन रहे हैं। तो अब यहां पर देखो जो हार्मोनिक्स बन रहा है वो कैसा है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी 11 हर्ट्ज पे हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल रही थी, गुनीला 2 कर देंगे तो हमको सेकंड हार्मोनिक्स मिल गया, गुनीला 3 कर देंगे तो हमको थर्ड हार्मोनिक्स मिल गया, गुनीला 4 कर देंगे तो हमको फोर्थ हार्मोनिक्स मिल गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी टर्म को हम बोलते हैं हार्मोनिक्स। समझ में आ गया? अब बात करते हैं बच्चों थोड़ी कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बच्चों आपको ये वेव दिख रही है, अब यहां पर जो है आपको लैम्बडा तो पता है वेवलेंथ क्या होती है, तो ये वेवलेंथ होती है, मान लीजिए जितनी वेवलेंथ है उतनी ही हमने लेंथ ले ली, तो आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा? L इज टू वेवलेंथ मिल जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जिसके अंदर हम वेवलेंथ को आधा ले लेते हैं और उतना ही हमने लेंथ लिया, तो हमें क्या मिलेगा? लेंथ इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2 मिल जाएगा, यानी लैम्बडा इज इक्वल टू ट्वाइस एल मिल जाएगा। जो ट्वाइस एल होता है वो होता है लेंथ। अब हम क्या करेंगे, फिर से एल बाय 4 ले लेंगे, तो ये हमने एल बाय 4 ले लिया, तो हमें जो लेंथ क्या मिलेगी? लेंथ इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4 मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, आगे में हमें ये काम में आने वाला है। इसी तरह से 3/4 लैम्बडा भी ले सकते हैं, 2/3 लैम्बडा भी ले सकते हैं, अलग अलग लैम्बडास की वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक, आगे चले, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा एंड करेक्शन। एंड करेक्शन क्या होता है तो ये हमें सीखना है। तो आइए, हमने क्या किया, यहां पर दो पाइप ले लिए हैं। एक पाइप है हमारा दोनों एंड से खुला हुआ और दूसरा पाइप है जो कि एक एंड उसका खुला हुआ है और दूसरा एंड उसका क्लोज है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहां पर एक ट्यूनिंग फॉर्क लेके जाते हैं और उस ट्यूनिंग फॉर्क से आवाज करते हैं टन के साथ। तो हमें क्या दिखता है, तो हमें जो पाइप है, जो दोनों एंड के खुला हुआ पाइप है, उसके बीचों बीच हमें एक नोड दिखता है और जहां पर एंड हो रहा है वहां पर हमें दिखते हैं एंटी नोड। ठीक, और यहां पर दूसरा पाइप है जिसका एक सिरा क्लोज है और दूसरा सिरा ओपन है। वहां पर क्या होता है बच्चों, जिस साइड में आपका पाइप क्लोज है वहां पर दिखेगा आपको नोड, और जहां पर आपका पाइप ओपन है वहां पर दिखता है आपको एंटी नोड। अब यह हमेशा होना चाहिए कि जहां पर भी पाइप आपका ओपन रहेगा वहां पर आपका एंटी नोड दिखना चाहिए और जहां पर भी पाइप क्लोज है वहां पर आपका नोड दिखना चाहिए। अब इसके बहुत से रीजन होते हैं, जैसे अंदर में जो हवा होती है वो भी थोड़ी सी डेंसर हो जाती है, थोड़ा सा अंदर में रिफ्लेक्शन भी हो जाता है वाइब्रेशन का, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिसके कारण जहां पर भी पाइप आपका क्लोज होता है वहां पर आपको दिखेगा नोड, और जहां पर भी आपका पाइप ओपन दिखे वहां पर मौजूद होना चाहिए आपका एंटी नोड। समझ में आ गया? लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। यहां पर एक्चुअल में होता क्या है, यहां पर आपका पाइप ओपन होता है, उसके थोड़ा सा ऊपर आपका एंटी नोड बन जाता है, इसी को हम कहते हैं एंड करेक्शन। अब ये एंड करेक्शन बहुत कारणों से होता है, वो हमें यहां पर उसके बारे में डिटेल में जानकारी नहीं लेनी है, हमको सिर्फ सीखना है ये नोड क्या होता है, एंटी नोड क्या होता है और एंड करेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस डायग्राम के ऊपर नोड क्या होता है और एंटी नोड क्या होता है वो बना लेते हैं। तो यहां पर हमने बना ली है नोड्स कहां पर होते हैं और एंटी नोड्स कहां पर होते हैं ये बना लिए। अब हमने यहां पर एक पाइप ले लिया, ये पाइप का एक सिरा कैसा है, ओपन है, और दूसरा सिरा कैसा है, क्लोज है। अब हम क्या ले जाएंगे, इसके पास ले जाएंगे हमारा ट्यूनिंग फॉर्क और उसको थोड़ा सा वाइब्रेट कर देंगे तो आपको आवाज सुनाई देगी, कैसे सुनाई दी? ओके। अब यहां पर क्या होते हैं, वाइब्रेशन से अंदर में जाते हैं और जहां पर पाइप एंड हो रहा है वहां पर बनेगा आपका नोड,
और एंड पे बनेगा आपका एंटीनोड। अब ये जो एंटीनोड है बच्चों, ये थोड़ा सा ऊपर बन जाता है, जहां पर पाइप खत्म होता है उसके थोड़ा सा ऊपर बन जाता है। अब यहां पर देखिए बच्चों, जो नोड है और जो एंटीनोड है, इसके बीच के डिस्टेंस को अपन बोलते हैं कैपिटल एल, जो पाइप की लेंथ है उसको बोलते हैं छोटा एल। अब यहां पर देखिए कैपिटल एल और छोटा एल के डिस्टेंस के बीच में आपको थोड़ी सी गैप दिख रही है। इसी गैप को हम बोलते हैं एंड करेक्शन। इसी गैप को हम क्या बोलते हैं? इसी गैप को बोलते हैं एंड करेक्शन। इसकी वैल्यू डिनोट की जाती है ई से, और ई कितना होता है? ई इज इक्वल टू 0.3 होता है। कितना होता है? ई इज इक्वल टू 0.3 होता है। अगर ये पाइप है दोनों एंड से ओपन, तो आपको एंड करेक्शन की वैल्यू कुछ अलग मिलती है, और पाइप अगर एक सिरे से क्लोज है तो आपको एंड करेक्शन की वैल्यू कुछ अलग मिलती है। आइए दोनों स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि क्या वैल्यू अपने को मिलती है। ठीक है, अब यहां पर बच्चों देखिए, फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, यानी हमारा पाइप कैसा है? एक सिरे से क्लोज है। उस टाइम पर क्या होता है? उस टाइम पर हमें यह फॉर्मूला मिलता है कैपिटल एल इज इक्वल टू एल प्लस ई। ई की वैल्यू तो हमको पता ही है कितनी है, 0.3d। आई बात समझ में? अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ऐसा पाइप लेते हैं जिस पाइप के दोनों एंड खुले हुए हैं। तो चलते हैं, हमने ले लिया ऐसा पाइप जिसके दोनों एंड खुले हैं। तो दोनों एंड खुले होने के कारण एंड करेक्शन आएगा दोनों साइड में, ऊपर के साइड में भी आएगा और नीचे के साइड में भी आएगा। तो यहां पर जो कैपिटल एल है उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? तो कैपिटल एल की वैल्यू आती है स्मॉल एल प्लस 2e, ये वैल्यू आ जाती है। राइट, आगे बढ़ लेते हैं। चलिए, तो अब हमको क्या पढ़ना है? नेक्स्ट टॉपिक, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। यानी अगर मान लीजिए कोई एक पाइप है आपके पास और उसके अंदर आप कोई वाइब्रेशन करते हो, तो उसकी क्या इक्वेशंस आती है, क्या चीजें वहां पर सामने में आती है, वो देखेंगे हम। तो हमने क्या किया है, यहां पर हमने एक पाइप लिया है और पाइप के पास हमने लेके गए हैं ट्यूनिंग फॉर्क। अब हम क्या करते हैं, उससे आवाज निकालते हैं इस तरह से। तो हमें क्या दिखता है बच्चों? हमें दिखता है इस पाइप के अंदर बन रहे हैं आपका नोड और एंटीनोड। ठीक, अच्छा, अब यहां पर जो आपका एंटीनोड बन गया है ऊपर, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है कैपिटल एल। तो ये क्या होता है बच्चों? ये है सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं बच्चों सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, और इसी को और एक नाम है बच्चों, इसी को नाम है फंडामेंटल मोड। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब इसकी अलग अलग केसेस हमें देखनी है। तो यहां पर जो लेंथ ऑफ एयर कॉलम हो जाएगी वो L इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4 हो जाएगी। तो लैम्बडा क्या आ जाता है बच्चों? लैम्बडा आ जाता है वेवलेंथ ऑफ फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन एयर कॉलम। ठीक, और n क्या आता है? n होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो हमें क्या इक्वेशन मिलता है बच्चों? v इज इक्वल टू n लैम्बडा, ये इक्वेशन मिलता है। ओके, आगे बढ़ ले, आगे बढ़ ले। तो ये तो इक्वेशन मिल गया है बच्चों हमें v इज इक्वल टू n लैम्बडा। तो क्या मैं यहां पर n इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, लिख लिया हमने। आगे बढ़ लेते हैं। तो यहां पर हमें पता है लैम्बडा इज इक्वल टू 4l आता है, तो मैं क्या करता हूं, लैम्बडा की वैल्यू यहां पर 4l लिख देता हूं। तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा? n इज इक्वल टू v अपॉन 4l मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है l की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल l प्लस e होती है। तो ये अगर मैं यहां पर वैल्यू डालता हूं तो मुझे इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को क्या कहते हैं बच्चों? तो इस इक्वेशन को कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वेशन। n इज इक्वल टू v अपॉन 4 इंटू एल प्लस ई। मिल गया बच्चों, आगे बढ़ लेते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें अपना ट्यूनिंग फॉर्क लेना है और उससे थोड़ी सी अलग फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। और जैसे ही हम इसकी अलग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, हमें ऐसे दो अलग अलग तरह की फिगर्स मिलती हैं। ठीक है, एक में हमने थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी अलग रखी है, दूसरे में हमने वेवलेंथ अलग रखी है। तो यहां पर मान लीजिए n1 और λ1 अलग अलग फ्रीक्वेंसी है और अलग अलग वेवलेंथ है। तो हमें एक इक्वेशन मिलता है, वो इक्वेशन क्या है? L इज इक्वल टू 3 λ1 बाय 4, ये इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा उलट फेर कर देंगे। तो λ1 की वैल्यू क्या आ जाएंगे? λ1 4l बाय 3 आती है। अगर हम यहां पर l की वैल्यू l प्लस e रख देते हैं तो इस तरह का इक्वेशन मिल जाता है हमें। राइट,
तो हमें पता है बच्चों v इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1 होता है। तो यहां पर अगर मैं लैम्डा 1 की वैल्यू पुट कर देता हूं तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें मिल जाएगा n1 इज इक्वल टू 3n। अब ये जो 3n है ये क्या है, थर्ड हार्मोनिक्स है और फर्स्ट ओवरटोन दिखता है। आपको दिख रहा है थर्ड हार्मोनिक्स और फर्स्ट ओवरटोन दिख रहा है आपको। आगे बढ़ लेते हैं, अब दूसरी फिगर देखते हैं यहां पर। तो सेम चीज हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, n2 इज इक्वल टू 5n मिल जाता है। यहां पर क्या मिलेगा, हमें फिफ्थ हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी मिलेगी और जो सेकंड ओवरटोन होता है उसका भी मिल जाएगा। इसी तरह से हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए निकाल सकते हैं। तो हमें क्या मिलता है, हमें एक जनरल इक्वेशन मिलता है और वो जनरल इक्वेशन आपके स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। np इज इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू n, ये इक्वेशन हमें मिलता है। तो ये तो बच्चों बात हो गई आपकी क्लोज एंड की। अब बात करते हैं ओपन एंड की। तो ओपन एंड के लिए हमारे पास कैपिटल एल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एल इज इक्वल टू एल प्लस 2e, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर फिर से हमने अपना ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया है और इसको बजा दिया है। ठीक, जैसे ही हम बजाते हैं तो हमें क्या मिलता है, इस तरह से वेव्स फॉर्म होती है अंदर में और हमें क्या मिलता है, यहां पर नोड और एंटी नोड मिल जाते हैं। अब बात करते हैं यहां पर हमें क्या मिला है, L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 मिला है और लैम्डा इज इक्वल टू ट्वाइस L मिल गया है। तो यहां पर V इज इक्वल टू N लैम्डा में अगर हम लैम्डा की वैल्यू पुट करें तो हमें क्या इक्वेशन मिलता है, V इज इक्वल टू ट्वाइस NL मिलता है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर L की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू 2 इंटू N इंटू L प्लस 2e, ये इक्वेशन मिल जाता है। तो मैं यहां से n की वैल्यूज निकाल सकता हूं, ये मिल गई n की वैल्यू। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये कैसी फ्रीक्वेंसी है, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और फर्स्ट हार्मोनिक है। ठीक है, इट इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। अब यहां पर देखो बच्चों, आपने पहले देखा था क्लोज एंड पाइप था, यानी एक सिरा उसका क्लोज था। यहां पर दोनों सिरे कैसे है, क्लोज है। तो यहां पर जो ओवरटोन बन रहा है वो सेंटर में बन रहा है और इसी को हम क्या कहेंगे, इसी फ्रीक्वेंसी को हम यहां पर कहेंगे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। वहां की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कुछ अलग थी, यहां की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कुछ अलग है। आपको वो बात समझ में आने को होना। तो हम देखते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। यहां पर आपको बच्चों दिख रहा है, यहां पर 3 एंटी नोड फॉर्म हो रहे हैं और 2 नोड फॉर्म हो रहे हैं। तो यहां पर इसका भी इक्वेशन देख लेते हैं। यहां पर L क्या है बच्चों, यहां पर L इज इक्वल टू लैम्डा है। तो बच्चों हमें क्या मिलता है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम L इज इक्वल टू लैम्डा हमें मिल जाता है। राइट, आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या देखना है बच्चों, मान लीजिए N1 और लैम्डा 1 क्या है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू N1 लैम्डा 1, ये इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, N1 इज इक्वल टू 2N, ये वैल्यू मिल जाते हैं। तो ये क्या मिल गया है बच्चों, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक्स और फर्स्ट ओवरटोन, ये हमें मिल गया है। राइट, अब हम और भी ओवरटोन्स को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये फिगर ले ली है, यहां पर लेंथ ऑफ एयर कॉलम कितना है, L इज 3 लैम्डा 2 बाय 2 है। ठीक है, तो यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे और आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, N2 इज इक्वल टू 3N मिल जाता है। अब ये क्या है बच्चों, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक्स और सेकंड ओवरटोन। राइट, आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बच्चों इसको अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो हमें एक जनरल इक्वेशन मिलता है जो कि हमारे फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। वो क्या होता है, NP इज इक्वल टू P प्लस 1 इंटू N, ये इक्वेशन हमको मिलता है। तो यहां पर N की वैल्यू क्या है, तो N की वैल्यू आप 0, 1, 2, 3 रख सकते हो। तो बच्चों कैसा लगा आज का ये आपको लेक्चर, अगर आपको पसंद आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।